मित्रों नमस्कार। अभी फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए और 3 दिसंबर दिन रविवार को 4 राज्यों की मतगणना भी हो गई और मिजोरम की मतगणना अगले दिन मतलब 4 दिसंबर दिन सोमवार को होगी। आज हो रही है और जो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए उसमें 3 राज्य बीजेपी के पक्ष में और 1 कांग्रेस के पक्ष में गया। अब इन चुनावों का विश्लेषण अपने अपने तरीके से शुरू हो गया है और सबसे अफसोसजनक जो स्थिति है वह हमारे मीडिया हाउसेस की है, क्योंकि यह अब खरी खरी और सही सही कहने की आदत से मुक्त हो चुके हैं और हमारे जो मीडिया हाउस या मीडिया के लोग हैं वह किसी एक खास पक्ष में झुके नजर आते हैं। वह खुद एजेंडा सेट करने लग गए हैं। इसमें एक मोदी विरोधी और दूसरा मोदी समर्थक बनकर रह गया है। ऐसे में जनता को और सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों को जमीनी जानकारी यह सही ढंग से उपलब्ध नहीं कराते हैं, जबकि मीडिया का काम दोनों के बीच सेतु बनना था कि सूचनाओं को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में ले जाना चाहिए था कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, कहां पर गलत हैं, आपको बताया जाए। आपकी योजनाएं और आप कितने विश्वसनीय हैं और वह जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है और उसका समाज में किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, यह बात जनता तक ले जाने और जनता की बात सत्ता शीर्ष तक ले जाने का काम हमारे मीडिया का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब खास एजेंडे के पक्ष में एक सेलेक्टिव ट्रुथ को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वह खबरें गलत नहीं होती हैं मगर वह पूरा सच नहीं होता है। अब चुनाव के बारे में लीजिए। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आकलन करते हैं, जिसमें चुनाव पूर्व मोदी समर्थक और मोदी विरोधी जो मीडिया घराने हैं उन्होंने अपने धंधे के लिए किस तरीके से एजेंडा सेट करना शुरू किया था। जैसे ब्राह्मण भाजपा से नाराज हैं, ओबीसी पूरी तरह से एक तरफ अखिलेश भैया की तरफ हो चुके हैं और यह खुशफहमी मोदी विरोधी जो पार्टियां हैं उनका आत्मविश्वास मूर्खता के हद तक बढ़ा देती हैं, जिससे वह सही चीज़ों, सही बातों, सही प्रत्याशियों और सही एजेंडे का चयन नहीं कर पाते हैं और इसी मूर्खता में लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास भी जो सूचनाओं का स्रोत है वह उनका वही मीडिया घराना या लोग हैं जो लगातार उनकी चाटुकारिता करते रहते हैं। जबकि मीडिया का काम है कि आईना दिखाए, मतलब जो है सच सच उसे बताए। अब मोदी विरोधी मीडिया हाउसेस को देखिए, जो कि लगातार कितने महीनों से यही कह रहे थे कि भाजपा 5-0 से हार रही है। कैसे हार सकती है 5-0 से? सोचिए, तेलंगाना में और मिजोरम में, इन 2 राज्यों में भाजपा का अस्तित्व तो है ही नहीं और जो चुनाव की मुख्य धारा वहां पर है, जो चुनाव की मुख्य लड़ाई हो रही है, वह गैर भाजपाई दलों में नंबर 1 और 2 के लिए हो रही है। ऐसे में वहां भाजपा कैसे हार सकती है? लेकिन एजेंडा बनाने के लिए, बात कहने के लिए यह बात सूट करती है। अब आते हैं बीजेपी जहां जीत रही है वहां पर भी वो अपने नेताओं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगातार उसी बात को कहना है जिसे मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी लोग सुनना पसंद करते हैं और 15 से 20 मिनट का प्रोग्राम आसानी से हो जाता है और अच्छा खासा व्यू, सब्सक्राइबर बेस उनका है ही, तो ठीक ठाक पैसा यूट्यूब और दूसरे सोशल नेटवर्क से मिलता रहता है। या फिर उनके जो वीडियो होते हैं वह ज़्यादातर प्रायोजित रहते हैं। 4, 6, 10 लोग एक साथ बैठकर
अपनी हताशा, निराशा और कुंठा निकालते रहते हैं। अब सोचिए, जब कोई और पार्टी जीतती है तब लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं रहता है, मगर जैसे ही भाजपा जीतती है लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अरे भाई, उसे भी उसी तरीके से चुना गया है। अगर किसी और पार्टी के जीतने से लोकतंत्र खतरे में नहीं आया तो भाजपा के जीतने पर कैसे आ जाएगा? अब भाजपा का जीतना मतलब हिंदुत्व का जीतना, मतलब भारत में कम्युनलिज्म का बढ़ना है, मतलब भाजपा कम्युनल पार्टी है, क्योंकि वह हिंदुओं को पोलराइज कर रही है। हिंदू जो जात के आधार पर बांटे जाते हैं, वह हिंदुओं के नाम पर उनका एकीकरण कर देती है, इसलिए भाजपा कम्युनल है। अब दूसरी तरफ आते हैं दूसरे दलों, कांग्रेस और अन्य दलों पर। तो सोचिए, कांग्रेस कैसे चुनाव जीतती है? एंटी भाजपा वोट क्या है? तो मुसलमानों का एंटी भाजपा, जो भाजपा को हरा सकता है। एक तरफ पोलराइज होना कम्युनलिज्म नहीं है, यह सेक्युलरिज्म है। और हिंदुओं को जातियों में बांट कर लड़ा कर वोट हासिल करना, यह राष्ट्रवाद उनका वाला है। भैया, ये कैसे संभव है? अब छत्तीसगढ़ चुनाव को लीजिए, एक तरफ ईसाई मिशनरीज हैं जो हमारे आदिवासी हैं, उनको कहती है कि ये हिंदू नहीं है। ठीक है, तो भैया वो ईसाई और इस्लाम के फॉलोवर कैसे हो सकते हैं? लेकिन क्योंकि उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है, इसलिए सबसे पहले यह साबित करना है कि जो हमारे आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं है। अब सोचिए, सनातन धर्म संस्कृति, वही अपना हिंदू धर्म, उसका पुरातन प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? तो वह गांवों में मिलता है, जंगलों में मिलता है। सनातनी कौन लोग हैं? जो प्रकृति को पूजते हैं, अपने कृषि से जुड़ी चीजों को साधते हैं। यही तो है ना उनका मूर्त रूप है, अमूर्त रूप है। लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं है, ये ईसाई मिशनरियों का ही एजेंडा है। और जब आप इसके समर्थन में खड़े हो जाते हो तो वही आदिवासी जो पढ़ लिख गया है, चीज़ों को समझने लगा गया है, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनके विरोध में, उनको काउंटर करने के लिए दूसरी संगठन और विचारधारा के लोग भी उनके बीच जा रहे हैं, बताते हैं कि देखो ये कैसे तुमको ठगा जा रहा है। तो वह खुद उनके विरोध में जब खड़ा हो जाता है तब आपको तकलीफ क्यों होने लगती है? जब आपका उनके बीच जाना, ईसाई और मुसलमान बनाना सही है, तो उनको सिर्फ जागृत कर देना भला कैसे गलत हो सकता है? तो छत्तीसगढ़ का परिणाम तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि आप सच के साथ नहीं खड़े हुए। फिर वही मीडिया हाउस, उन्होंने नेतृत्व को सही जानकारी नहीं दी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिसे उत्तर भारत को कहा जाता है हिंदुत्व, अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, ओंकारेश्वर, हाँ, हिंदुओं की आबादी 80% से ज़्यादा है। तो क्या हिंदू भावनाएं आप छोड़ सकते हैं? उनकी मान्यताओं, प्रतीकों और मानसिक और भावात्मक रूप से जिसे जुड़े हुए हैं, आखिर उन्हें आप कब तक अपमानित और वंचित करते रहेंगे? उनकी आस्था राम में है, उनकी आस्था शिव में है, उनकी आस्था अपने कन्हैया में है, तो उससे जुड़े प्रतीकों का महत्व भला कैसे नहीं होगा? और फिर वो काम करता है। सोचिए, 1984 में महज 2 सीट से इसी मुद्दे के दम पर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में, वो भी 2014 में आ रही है, 84 से 14 तक की यात्रा है ये, कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, उसमें संघर्ष है। और 3 पार्टियां, मतलब सोचिए 4 राज्यों में भाजपा अपनी सरकारों को गंवा दे रही है, महज किस लिए? राम मंदिर के लिए। तो उसका इनाम, पारितोषिक उन्हें मिलेगा ना। आप मुसलमानों को पोलराइज करते हो तो वो धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद है, और भाजपा अगर हिंदुओं को पोलराइज करती है तो वो कम्युनल है। पहले इस बिलीफ से बाहर निकलिए। और अब
जाति जनगणना और ये जो चीजें आप ला रहे हैं, तो वो तो इसीलिए ला रहे हैं ना कि सरकारी नौकरी में लोगों को आरक्षण मिल सके और लोगों में यह जागृति लाई जाए कि तुम्हारा बाभन ठाकुर मतलब सवर्ण जातियां कैसे शोषण करती रही हैं। तो जो 30 साल पहले बात कही जाती थी, आपको लगता है कि 2023 और 24 में भी वही बात लोग आपकी सुन लेंगे? तो सच में आप अक्ल के अंधे हैं। सबको मालूम है कि सरकारी नौकरियां महज 2 से 3% हैं। बाकी सबको परिश्रम करना है, मेहनत करना है, और निजी क्षेत्र के आए बिना किसी तरह का कोई विकास नहीं हो सकता है। आप महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब मतलब जो भी विकसित राज्य हैं उनको देखिए, तो वह सरकारी क्षेत्र के योगदान की वजह से विकसित और संपन्न नहीं बने हैं, उसके पीछे निजी क्षेत्र की पर्याप्त भूमिका है। तो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जब तक कि ये अपनी कानून व्यवस्था और निजी क्षेत्र दोनों को मजबूत नहीं बनाएंगे, किसी तरह के विकास की उम्मीद मत करें। अब सोचिए सरकारी सेवाओं का क्या हाल है, वह भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक हैं। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, रिफॉर्म की बात करिए, सरकारी सेवा में लोग भ्रष्ट होने और ज्यादा से ज्यादा पैसा और ताकत हासिल करने की ख्वाहिश में ही जाते हैं। सोचिए अगर सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो बाबू, चपरासी और इंस्पेक्टर कोई बनना ही नहीं चाहेगा। एक सामान्य सा सर्वे ये भी करके देख लीजिए। इसी तरह पॉलिटिक्स से अगर करप्शन खत्म हो जाए तो कितने लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, यह भी बात करके देख लीजिए। तो सच में उसके बाद भी अगर जो सरकारी सेवा में जाएंगे और राजनीति में आएंगे, वह निश्चित रूप से समाज के लिए लाभदायक होंगे, अन्यथा इसी तरह की समस्याओं और बीमारियों को झेलते रहना पड़ेगा। अब आते हैं मोदी मैजिक। सच में मोदी मैजिक चलता है और मोदी का अपना 10 से 15% का वोट बैंक है, इस बात को स्वीकार करिए। आप मोदी पर जो वाहियात स्टेटमेंट देते रहते हैं उससे बचिए। हमेशा कहा जाता है कि आप भाजपा से तो चुनाव जीत सकते हैं पर मोदी से नहीं। अब उसी तरह की क्रेडिबिलिटी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की बन चुकी है, क्योंकि उनकी ईमानदारी और सच्चाई पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आप चाहे विपक्ष के हों या मोदी योगी के घनघोर विरोधी हों, उनकी ईमानदारी पर आप संशय नहीं कर सकते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है कि मोदी और योगी गलत नहीं कर सकते हैं। उनके काम में निष्पक्षता है, न्याय है, और यह बात दिखती है क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की घोषणाएं हैं, उसमें जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जब मोदी कहते हैं कि यह मोदी की गारंटी है, तो शिवराज सिंह चौहान का जो मिशन है, जो वादे हैं, उस पर मुहर लग जाती है कि इसके पीछे कौन खड़ा है, मोदी खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ जब दूसरे लोग इस तरह की बात करते हैं तो उनकी विश्वसनीयता और जीवन का संघर्ष और उपलब्धियां इस तरह से नहीं है कि उन पर उतना भरोसा किया जा सके। उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर हमारा जो गांधी परिवार है या दूसरे राज्यों का नेतृत्व को देखिए तो उनकी विश्वसनीयता किस तरीके से है। अब जाति और धर्म के चश्मे से बाहर निकल कर देखिए तो हमारी जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं, जो राज्यों में नेतृत्व है, तो कुछ ही ऐसे नेता हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है समाज में। बाकी लोगों की दशा और दिशा को देखिए, उनकी फैमिली बैकग्राउंड को देखिए, वो किस तरह के वक्तव्य देते हैं, उसकी गंभीरता को देखिए। तो जनता का मनोरंजन करके और जाति और धर्म के आधार पर वो भी उसी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। बस हमें अपना चश्मा सही करना है। तो यकीन मानिए लोकतंत्र को, भारत के संविधान को कोई खतरा नहीं है। कोई भी पार्टी हारे जीते, इससे भारत के लोकतंत्र पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम सशक्त हैं, हम मजबूत हैं, और यह लोकतंत्र की ही ताकत है कि 2014 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। इससे पहले तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल या फिर फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ सरकारें बनती थी जो किसी तरह से कोई काम करती थी। तो हमें लगातार एक तरह की ही विचारधारा को देखने सुनने की आदत हो गई थी।
फिर उसको करेक्ट करने की जब कोशिश होती है तो लगता है कि यह गलत हो रहा है, यह विरोध हो रहा है। अब सोचिए, संवैधानिक संस्थाओं और दूसरी सरकारी जो हमारी संस्थाएं हैं उस पर कांग्रेसी और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों का एक तरफा कब्जा था। तो जो सरकारी किताबें हैं, विचारधाराओं की जो पब्लिश करने की तकनीक है और लोग हैं, उस पर एक खास मानसिकता के लोग काबिज थे आज़ादी के बाद से ही एक लंबे समय तक। और उनको वो ऐसा नहीं कि निष्पक्ष थे और सही बात कह रहे थे, वह एक खास एजेंडे में अपने तर्कों को साबित करने के लिए एक ग्रुप ऑफ एलीट 100-200 लोगों का एक समूह जो एक दूसरे को कोट करके एक दूसरे को सपोर्ट करता था, और उन्होंने जो बौद्धिक बाजार है उस पर कब्जा कर रखा था। तो कौन सी विचारधारा, कौन सा इतिहास, कौन सी बात सही गलत है, यही चंद लोग निश्चित किया करते थे। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब जगह यही लोग दिखाई पड़ते थे। लेकिन 2014 से यह चीज़ें बदलनी शुरू हुई, उसका अपोजिट और दूसरी बातें भी हमारे समाज में और हमारे सामने आनी शुरू हुई हैं। अब उसको जब कहना शुरू करते हैं तो कुछ लोगों को उससे नुकसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बाजार पे काबिज थे और उन्हीं की बात हर जगह सुनी जाती थी, वही हर जगह बोलते थे, उन्हीं को हर जगह महत्व मिलता था। अब उनकी बातें कट रही हैं, वो काउंटर हो रहे हैं, और बाकायदा सबूत के साथ लोग आते हैं कि देखिए आप ये बकवास कर रहे हैं, ये झूठ है, आप इसका सबूत दीजिए। तब वह नहीं दे पाते हैं, फिर वो हैरान, परेशान, दुखी हो जाते हैं। अभी चुनाव परिणाम के बाद ही यूट्यूब चैनल्स, अब तो टीवी जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो भाजपा विरोधी तो बहुत कम रह गए हैं, 1-2 बचे हैं, लेकिन वो बेचारे भी विज्ञापन और बाजार की ताकत के सामने टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि सत्ता और बाजार जिसके हाथ में होता है, जो प्रोडक्ट होता है, चाहे न्यूज़ भी एक प्रोडक्ट है और सर्विस भी और चीज़ें भी, तो फिर वो भी उसी तरफ झुक जाती हैं। न्यूज़ चैनल को विज्ञापन चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब न्यूज़ बिजनेस इज बिग बिजनेस, तो बिजनेस कर रहे हैं लोग। तो जो यूट्यूब पर मोदी विरोधी जो यूट्यूबर्स, मीडिया हाउसेस, कथित कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका दो रोष, गुस्सा, नाराजगी देखते बनता है। देखिए बड़ा मजा आता है, अपनी गलती कैसे मानते हैं, भाजपाई हिंदुत्व और कम्युनलिज्म की जीत को कैसे देखते हैं, हिंदू पोलराइजेशन को कम्युनल कैसे कहते हैं। तो ये सब देखने का तरीका है। हमको भी अपने चश्मे का नंबर निरंतर सही करते रहना है। भाजपा, कांग्रेस, ये सब दल हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा राष्ट्रीय विमर्श कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत है तभी हम हैं। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।